लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नतीजों की। पिरामिड फाइनेंस, इस कंपनी के भी चौथी तिमाही के नतीजे आए। नतीजे काफी दमदार थे, स्पेशली एसेट क्वालिटी और ग्रोथ फ्रंट पर नंबर्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ जयराम श्रीधरन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू सो मच समय देने के लिए आज अपना जी बिजनेस को। सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है हर एक पैरामीटर पर। एनआईआई ग्रोथ, प्रॉफिट में भी हमने देखा कि अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है, और ग्रॉस एनपी, नेट एनपी के आंकड़े भी काफ़ी स्टेबल थे। क्या वजह रही है सर इन दमदार आंकड़ों की, और कहाँ से सपोर्ट मिला है? हमारा Q4 काफी शानदार रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले साल Q4 में हमने तकरीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। इस साल Q4 में 500 करोड़ के प्रॉफिट बने हैं। और जहां तक पूरे साल का सवाल है, 2025 फाइनेंशियल ईयर में हमने तकरीबन 500 करोड़ के प्रॉफिट बनाए थे। 2026 में हमने 1500 करोड़ के प्रॉफिट बनाए हैं। तो Q4 के हिसाब से देखें या पूरे साल के हिसाब से देखें, प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी हमारी रही है। और हमारा जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो भी तकरीबन 25-26% जो है ग्रो किया है। और इस साल हमने पहली बार 1 लाख करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस किया है अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में। सो ग्रोथ के हिसाब से भी और प्रॉफिट के हिसाब से भी काफी अच्छा हमारा साल रहा है और काफी अच्छा Q4 रहा है। तो 1 लाख करोड़ के पार एयूएम निकला इस बार, और ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही फ्रंट पर नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। स्टॉक में भी देखिए करीब करीब 8.5% से ज्यादा की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। सर, इस बार जो एयूएम में ग्रोथ आई है, इसमें क्या कितना मिक्स रहा है रिटेल का, और होलसेल से कितना कंट्रीब्यूशन आया है? फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए हमने 5 टारगेट मार्केट को बोले थे और पांचों के पांचों मीट हुए हैं। हमने एयूएम ग्रोथ बोला था 25%, वो 26% हमारा रहा है। हमने रिटेल मिक्स के बारे में बोला था 80 से 85% रहेगा, वो 85% पे खत्म हुआ है। पुराना बुक हमने कम करने की बात की थी, वो भी हो गया है। प्रॉफिट हमने कहा था कि 3 गुना कर देंगे, वो भी कर दिया है। तो सारे हमने जो टारगेट बोले थे वो सारे हमारे मीट हो गए हैं। आने वाले साल की अगर मैं बात करूं तो हम कैसे चेंज करना चाहते हैं, हमने 3 टारगेट आने वाले साल के लिए भी दिए हैं। पहला हमने ये कहा है कि हमारा पूरा जो एसेट बुक है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो हमारा 25% से आने वाले साल में भी ग्रो करेगा। जो हमारा 1 लाख करोड़ अभी क्रॉस हुआ है, हमने कहा है कि वो 1.25 लाख करोड़ तक हम उसको लेके जाएंगे आने वाले साल के एंड तक, पहला। दूसरा, हमने ये कहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है, जो जैसा मैंने कहा कि 1500 करोड़ का हमारा प्रॉफिट रहा है इस साल, हमने कहा है कि आने वाले साल में प्रॉफिट को हम और 50% ग्रो करेंगे। और तीसरा, हमने ये कहा है कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, रिटर्न ऑन एसेट्स, जो 2% जिसको हमने अभी क्रॉस किया फोर्थ क्वार्टर में, 2.1% हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था, उसको हमने कहा है कि 2.5% पर लेके जाएंगे आने वाले साल के Q4 में। तो ये 3 बातें हमने आने वाले साल के बारे में कही हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी नज़र आ रही है, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी रिटेल स्पेस से, जिसका कि कंट्रीब्यूशन अब करीब 85% के आसपास मेंटेन रहेगा। अब इसे और बढ़ाने की ज़रूरत मैनेजमेंट को नज़र नहीं आ रही है। सर, हम देख रहे हैं कि जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, अब वो एआई की तरफ काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। आपकी कंपनी ने भी ऐसा ही कुछ किया है? किस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है एआई का कस्टमर अधिग्रहण में? क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी इस तरफ, और आगे के लिए एक्सपेंशन प्लान्स आपकी क्या है? जहां तक एआई का सवाल है, हम ज्यादा एआई का यूज जो है बैक एंड में देख रहे हैं। हमें लगता है कि जो एआई जितना काम हमारे लिए कलेक्शंस में, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में, ऑपेक्स मैनेजमेंट में कर सकता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी के लिए। आपने देखा होगा कि हमारी कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6.5% हुआ करते थे हमारे एयूएम के, वो अब गिर के जो है 3.5% रह गए हैं। तो हमने तकरीबन आधा कर दिया है हमारे ऑपेक्स रेशियोज को। पिछले 1 साल में हमने 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिए हैं ऑपेक्स रेशियो में से। और इसका काफी श्रेय जो है
एआई को जाता है और एआई के जितने हमने प्रोजेक्ट किए हुए हैं उनको जाता है। और कलेक्शंस की बात मैं अगर करूं, कलेक्शंस में भी हमने बहुत अच्छा उम्दा यूज जो है एआई का किया है। तो जैसे जब केस डेलिंक्वेंट हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, उसके बाद हमारा एक एआई इंजन है जो कुछ केसेस को सेलेक्ट करता है और कहता है कि अच्छा ये केस जो है मैं खुद ही संभालूंगा, इसमें कोई ह्यूमन की जरूरत है नहीं। तो ह्यूमंस आप लोग जो हैं ये बाकी केसेस पे ध्यान दें, मैं इन केसेस को खुद ही संभाल लूंगा। और एआई जो है अपने आप से कस्टमर से कांटेक्ट करता है और मैसेज वगैरह भेजता है और कलेक्ट करता है पैसे। ये जो एआई ड्रिवन कलेक्शंस है, ये एक साल पहले जो है एक क्वार्टर में हमने 80 करोड़ के कलेक्शंस इस तरीके से किए थे, फुल्ली ऑटोमेटेड, प्योरली एआई ड्रिवन, जिसको कहते हैं कलेक्शंस ह्यूमन फ्री, कि कोई आदमी देख ही नहीं रहा है उसको। और वो 80 करोड़ के हमने कलेक्शंस किए थे। आने वाले और बीते हुए क्वार्टर में हमने 800 करोड़ के कलेक्शंस इस तरह से किए एआई के थ्रू। एआई के थ्रू 800 करोड़ के कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिले और जाहिर सी बात है कि इस तरीके से कंपनी अपने कॉस्ट को भी काफ़ी बचा रही होगी, वहाँ पर भी सेविंग हो रही होगी और आने वाले देखेंगे हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी यहाँ पर सुधार होगा। सर इसके अलावा अगर देखें तो अभी फ़िलहाल जो आपने बोला कि रिटेल से काफ़ी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, करीब 80% से ज़्यादा। तो रिटेल कैटेगरी में आपका फोकस एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कितना पार्ट उसमें सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है? आज की तारीख में रिटेल में हमारा अनसिक्योर्ड जो है तकरीबन 22-23% हमारा अनसिक्योर्ड है। बाकी 77-78% हमारा सिक्योर्ड है। हमारे सबसे बड़े प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हाउसिंग, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे सबसे बड़े प्रोडक्ट्स हैं। जहां तक इनका सवाल है, ये अच्छे चल रहे हैं। जो छोटे घर का जो बिजनेस है अफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें थोड़ी ग्रोथ में मंदी है पिछले साल भर में, तो ग्रोथ थोड़ी सी कम है वहां पर। बाकी सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है। और समय के साथ होपफुली अगर एक प्रधानमंत्री आवास योजना टाइप की कोई बड़ी स्कीम अच्छे तरीके से चल पाती है तो छोटे घरों के लोन्स भी जो हैं होपफुली अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड देखिए, हम बिजनेस इतना डाइवर्स है रिटेल का कि कहीं ना कहीं तेजी चल रही होती है और कहीं ना कहीं मंदी। तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने का यही फायदा है, या कह लीजिए फायदा है या नुकसान है, कि कहीं ना कहीं तेजी मंदी होती रहती है, तो आपको इसको संभालना पड़ता है। हमें लगता है कि सारे बिजनेसेस को एक नज़र से देखते हुए 25% ग्रो करना मुश्किल नहीं है आज के एनवायरनमेंट में हमारे लिए। हम पिछले 3-4 साल में करते आए हैं और आने वाले एक साल में भी हमें ऐसी कोई बड़ी परेशानी नजर आ नहीं रही है। तो डाइवर्सिफाइड बुक है और ग्रोथ करने में ज़्यादा कंपनी को दिक्कत नहीं आएगी। कहीं कहीं कुछ पोर्टफोलियो में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल 25% ग्रोथ यहाँ पर हासिल करते हुए कंपनी दिखाई देगी, ये उनका गाइडेंस है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और अपने नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमसे बात करने के लिए। पिरामल फाइनेंस हम देख रहे हैं कि 8.5% की मजबूती नतीजों के बाद स्टॉक में दिखाई दे रही है और आज सुबह ही हमने आपको नतीजों की समीक्षा करके बताया भी था कि आज स्टॉक में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। पिरामल फाइनेंस 1830 का स्टॉक लॉस है, 1890, 1910, 1930 तीन बड़े टारगेट दिए हैं इसके लिए मैंने। मुझे लगता है कि नंबर्स बढ़िया है, लंबे समय बाद बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आई। 1-2 क्वार्टर ऐसी परफॉर्मेंस आगे इस स्टॉक की भी पूरी री रेटिंग हो जाएगी और ये स्टॉक आज पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज देने की ताकत रखता है। पिरामल फाइनेंस कैश मार्केट का ये स्टॉक, अब कैश में पिरामल फाइनेंस आज 4% की अच्छी मजबूती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बढ़िया एक्शन हुआ है। आज सुबह हमने कहा भी था आज ये ओह माय गॉड 1940 हो गया, 1938, 1940 ये है वो स्टॉक जो बढ़िया कमाल कर रहा है। तो ये था पिरामल फाइनेंस पर सुपर हिट एक कॉल आपके लिए।